घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। चलिए, तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, हर वक्त लाइफ को लेकर आप थोड़े इनसिक्योर रहते हैं, बेवजह टेंशन लेने लगते हैं, हमेशा किसी बीमारी से परेशान रहते हैं, या फिर आपको ये डर सताता रहता है कि कहीं आप फेल ना हो जाएं, या फिर आपका मन ये चाहता है कि आप सोसाइटी से खुद को अलग कर लें, आपको इन बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको बताते हैं। दरअसल आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जिसमें से अगर कोई इम्बैलेंस हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बॉडी के ये 7 चक्र आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस ला सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आप में और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, खुद को लोगों से अलग रखना चाहते हैं। क्या इसका चक्रों से सीधा संबंध है, ये जानेंगे आज काल चक्र में। अगर इससे जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा नंबर जो है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमें कॉल करिए 0120665241 पर। पूरा 1 घंटा आज हमारे साथ बने रहिए। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 20 जनवरी 2021 दिन बुधवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, दोपहर 1:14 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:37 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। अश्विनी नक्षत्र भी मूल संज्ञक होता है, ये समझ के रखिएगा। आज 12:37 के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। सिद्ध योग शाम 7:31 तक रहेगा। इसके बाद साध्य नाम का योग शुरू होगा और दोपहर 12:37 पर पंचक समाप्त हो जाएगा। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे बुधवार है ना, तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक, और भद्रा की छाया रहेगी दोपहर 1:14 से मध्यरात्रि 2:31 तक, और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:53 तक, और गुलिक काल सुबह 11:13 से दोपहर 12:32 तक। इस समय में न तो आपको किसी कार्य का शुभारंभ करना चाहिए, न अपनी यात्रा का प्रारंभ करना चाहिए। इसमें की गई यात्रा, किया गया कार्य निष्फल होता है, ये भी जान लें। चलिए, इस दिलचस्प चर्चा को हम शुरू करते हैं और बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं और चक्र से जुड़ी हुई हैं। इस पर आज पंडित जी आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। पंडित जी, हम चक्र की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो ये बिल्कुल पहली बार सुना है कि शरीर में भी चक्र होते हैं। अब तक हम देवी देवताओं के चक्र के बारे में सुनते आए हैं या समय का चक्र हम सुनते हैं, लेकिन शरीर में चक्र होते हैं ये मैंने कभी नहीं सुना है। और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक भी ऐसे होंगे जो इसे अमूमन आम भाषा में नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि चक्र होता क्या है शरीर में। देखो, सच बात तो ये है कि आज का ये विषय सबसे गूढ़, सबसे कठिन और सबसे ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। इन्हीं 7 चक्रों को, जो 7 चक्र हैं, इन्हीं 7 चक्रों को जानने के लिए योगी, सन्यासी, यति जीवन खपा देते हैं, लेकिन इनका पार नहीं पाते हैं। देखो, चक्र का अर्थ होता है गोलाकार, वृत्ताकार। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में, भगवान श्री हरि विष्णु के हाथ में आपने चक्र सुदर्शन देखा होगा। उसी तरह से शरीर में जहां शक्ति पुंज जहां से संचालित होता है वो चक्र होते हैं। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जिस तरह से सप्तपुरियों में ये पूरा सृष्टि विभाजित है, उसी तरह से 7 चक्र में पूरा शरीर विभाजित है। अच्छा। तो इस शरीर में होते हैं 7 चक्र और 9 ग्रह इस पूरे सृष्टि को चलाते हैं।
12 राशियां इस पूरे सृष्टि में मानी गई हैं। तो वो 12 राशियां और वो 9 ग्रह इन्हीं चक्रों पर होते हैं। जैसे 7 चक्र में पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र होता है स्वाधिष्ठान, तीसरा चक्र होता है मणिपूरक, चौथा चक्र होता है अनाहत, पांचवा चक्र होता है विशुद्धि, छठवां चक्र होता है आज्ञा, सातवां चक्र होता है सहस्रार। ये जो ब्रह्म ईश्वर के उपासक हैं उनके लिए। लेकिन जो शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति माने समझ रहे हैं ना, दुर्गा जी की जो साधना करते हैं, महालक्ष्मी की साधना करते हैं, वो मानते हैं 9 चक्र। आप कहेंगे वो कौन से 2 चक्र बढ़ाते हैं? वो ललना चक्र और गुरु चक्र बढ़ाते हैं। ललना चक्र जो होता है वो जिह्वा के मूल में होता है और गुरु चक्र तालू के मूल में होता है। तो मूलाधार चक्र मानव शरीर का पहला चक्र है। इस चक्र का तत्व धरती है। ये आपके रेक्टम, गुदा और लिंग के बीच में रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है और यहीं से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों की शुरुआत होती है शरीर में। जब व्यक्ति का मूलाधार चक्र संतुलित हो जाता है तो व्यक्तित्व के विकास की शुरुआत होती है। वैसे मूलाधार चक्र हर व्यक्ति का 1.5 वर्ष की उम्र में एक्टिवेट हो जाता है। जब बच्चा 18 महीने का होता है तो उसका मूलाधार चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो जब बच्चा सूसू पोटी के लिए आपसे बताने लगे तो इसका मतलब कि उसका मूलाधार चक्र उसके मस्तिष्क से जुड़ गया है, क्योंकि अब पोटी आने वाली है तो उसका दिमाग कह रहा है कैसा होने वाला है, तो अपने गार्जियन से कहेगा। इसका मतलब एक्टिवेट हो गया उसका मूलाधार चक्र। लेकिन ये मूलाधार चक्र एक्टिवेट हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। और जब ये मूलाधार चक्र सिद्ध हो जाएगा, वैसे तो इसके एक्टिवेट होने से ही व्यक्ति में चेतना आ जाती है, और अगर ये नहीं एक्टिवेट है तो व्यक्ति का मल मूत्र कब त्याग हो जाता है व्यक्ति को पता नहीं चलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अनजाने में भी बाथरूम, शौच हो जाती है, बिस्तर पर ही पड़े रहें और उनको समझ में ही नहीं आता है। तो उसका कारण है कि उनका मूलाधार चक्र का एक्टिवेशन जो है वो खत्म हो चुका है। तो देखिए, मूलाधार चक्र जब संतुलित होगा तो चेतना शक्ति का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मूलाधार चक्र की एक बात और आपको बताऊं, जब कुंडलिनी चलती है ना तो मूलाधार चक्र से ही चलती है और सुषुम्ना में प्रवेश करती है। अगर कुंडलिनी मूलाधार चक्र में ही घूमने लगे तो ऐसा आदमी इतना कामी हो जाता है, इतना कामी हो जाता है कि उसे अच्छाई और बुराई में अंतर ही नहीं महसूस होता है और उसका पतन हो जाता है। लेकिन अगर मूलाधार चक्र जागृत हो जाए तो व्यक्ति पृथ्वी से 3 फीट ऊपर उठ करके अपने आसन पर बैठा रहता है बिना किसी अवलंब के। उसके लिए कोई अवलंब की जरूरत नहीं है। हवा में 3 फीट ऊपर व्यक्ति का आसन लगा रहेगा तब तक जब तक वो चाहेगा। आप पूछेंगे कि क्या आप किसी को जानते हैं जिसने ऐसा किया हो? तो मैं आपको बताता हूं। बंगाल की रहने वाली थी माता आनंदमयी और 12 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। विंध्याचल में वीआईपी गेस्ट हाउस के पूर्व तरफ माता आनंदमयी का आश्रम है। वहां जब वो साधना में बैठती थी तो उनका आसन धरती से 3 फीट ऊपर होता था और जब तक वो साधना करती थी तब तक ये स्थिति रहती थी। आज भी अगर आप साधना में बैठे हैं और सुषुम्ना चल गई तो आपके साथ एक क्रिया होगी, जैसे आपको किसी ने रबड़ से बांध करके और बहुत ऊंचाई पर खींच दिया है। उस समय आप शून्य में जाना चाहेंगे, आप कुछ समझना नहीं चाहेंगे। अगर सुषुम्ना में कभी आपकी ध्यान की अवस्था बनी है तो कुंडलिनी कहाँ होती है? मूलाधार चक्र में। कुंडलिनी कैसी होती है? त्रिवलयाकार। कैसी होती है? नागिन जैसी। उसका मुंह कहाँ होता है? ऊपर की ओर।
तो कुंडली चलती कैसे है? आपके आवाहन करने पर। और मूलाधार चक्र जब जागृत होगा तब व्यक्ति को मल का त्याग बहुत कम होगा। शरीर में इतनी अग्नि रहेगी कि जैसे 5 क्विंटल काले तिल को जलाने के बाद 1 किलो राख मिलती है, उसी तरह से भोजन आप चाहे जितना करें लेकिन शौच बहुत कम होगी, इसलिए कि वो अग्नि में जल करके समाप्त हो जाएगा, जठराग्नि में, और ज़्यादा उसका मल का भाग नहीं निकलेगा। तो मूलाधार चक्र का जागरण किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे एक्टिवेशन तो सब लोगों के जीवन में होता ही है। इससे व्यक्ति के जीवन में चेतना आती है और व्यक्ति के भीतर वीरता का, निर्भीकता का और आनंद का भाव जागृत होता है। जब मूलाधार चक्र जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति आक्रामक स्वभाव का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, दूसरों की बातों की समझने की कोशिश नहीं करता है, सांसारिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है। और जब मूलाधार असामान्य रूप से सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लेता है। ऐसे लोगों में प्रोस्टेट, मोटापा, गठिया, वेरिकोच वेन्स, पीठ के निचले भाग और कूल्हे, घुटने के सूजन की समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अशांत और बेचैन रहते हैं। मूलाधार चक्र में संतुलन बनाने के लिए हरी घास पर नंगे पैर जरूर चलना चाहिए। और बताऊं, अब चलिए थोड़ा सा आपको शास्त्र में लेके चलता हूं। आंख बंद करिए, अपने मूलाधार चक्र पर अर्थात अपने गुदा मार्ग के पास कल्पना कीजिए कि 4 दल वाली कमल की पंखुड़ी है और उस पर गौर वर्ण के भगवान गणेश पीतांबर पहने हुए बैठे हुए हैं। और उनको देखते हुए आप मंत्र जप कर रहे हैं, ओम यंग रंग लंग मंग। अगर ये मंत्र आपको भूल रहा है तो आप ओम गंग गणपताय नमः कर रहे हैं। ये गणेश का स्थान है मूलाधार चक्र, और राशियों में मकर कुंभ का स्थान है। ग्रहों में ये शनि का स्थान है, ग्रहों में मंगल का उच्च स्थान है। इस बात को अगर समझेंगे तो ज्योतिष की भी ढेर सारी जानकारी आपके दिमाग में बिना वजह आ जाएगी। तो ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत है। चलिए, तो पंडित जी ने अभी आपको सबसे पहले चक्र यानी कि मूलाधार चक्र के बारे में बताया। ये बताया कि शरीर में ये कहाँ स्थित होता है, कैसे इसे बैलेंस किया जाता है, और आगे जो 6 चक्र बचे हुए हैं इनके बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे कि अगर ये इनबैलेंस हो जाए तो इसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। लेकिन उससे पहले अब राशियों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, सेहत और रिश्ते। आज के लिए शुभ अंक और शुभ रंग, शुभ उपाय क्या है, देखिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ठीक 12:37 पर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपके राशि में मंगल से युक्त हो जाएगा। ऐसे मामले में चंद्र मंगल की युति आपको खूब पैसा दिलवाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ 12:37 तक का इंतजार करिए। अगर आज कहीं पूंजी आप लगाना चाहते हैं, अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो बेखौफ होकर के अपना निवेश करिए, सफलता आपको मिलेगी। कारोबार में भी आप सफल रहेंगे और नौकरी में भी आपका प्रमोशन होगा। परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। लेकिन एक बात जो देख रहा हूँ वो ये कि आपके 6ठे भाव का स्वामी बुध और उसकी जो स्थिति है, थोड़ा सा पेट में गड़बड़ी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। इसलिए खान पान पर संयम बरतें, जल्दबाजी और उतावलेपन से बचें। जौ गाय को खिला सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की, कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसी रहने वाली है। आज आपके लिए शुभ रंग, शुभ उपाय और शुभ अंक क्या है, देखिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति, व्यय भाव में मंगल का होना
और आपके अष्टम भाव में शुक्र का जाना इस बात का संकेत है कि बेवजह आपका खर्च बढ़ेगा, और ये शुक्र की स्थिति के कारण आप गलत डिसीजन ले सकते हैं जो आपकी परेशानी को बढ़ाने वाला है। नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा, कारोबार का विस्तार हो जाएगा, लेकिन आज आपको बेवजह दूसरे की बात में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। आज परिवार वालों के साथ मधुर संबंध रहेंगे। सेहत का ध्यान रखिएगा। तली हुई चीज़ें, ज़्यादा घी और तेल वाली चीज़ें न खाइएगा। अगर कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाइएगा। पंछियों का दाना डालिएगा, पानी पिलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए एक बार फिर से चर्चा पर लौटते हैं। आज पंडित जी आपको आपके शरीर में स्थित चक्रों के बारे में बता रहे हैं। 7 चक्र हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, जिसमें से सबसे पहला चक्र यानी कि मूलाधार चक्र कहाँ स्थित है, कैसे ये काम करता है, क्या असर हम पर डालता है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के उस दूसरे चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र की। इस चक्र के बैलेंस या इम्बैलेंस होने की वजह से लाइफ पर कैसा असर पड़ेगा, क्या इसके संकेत होते हैं, ये जान लेते हैं। पंडित जी, ये जो दूसरा चक्र है ये हम पर कैसे असर डालता है, पहला तो आपने बता दिया, और साथ ही इस चक्र में किस देवी देवता का वास होता है? देखिए, ये जो दूसरा चक्र है इसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। ये जननांग के ऊपर ही स्थित है, अर्थात लिंग और योनि के पास ही इसका स्थान है। ये स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का प्रतीक है। मानव शरीर में ये चक्र रीढ़ की हड्डी के तल में नाभि और नाभि के केंद्र में स्थित होता है। ये चक्र व्यक्ति को नेगेटिव चीजों से दूर करता है। शरीर में स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित अवस्था में हो तो व्यक्ति क्रिएटिव, ईमानदार, नैतिकता का पालन करने वाला होता है। स्वाधिष्ठान चक्र अगर जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो तो व्यक्ति भावुक होता है। स्वाधिष्ठान चक्र अगर असामान्य रूप से सक्रिय हो तो ऐसे व्यक्ति की भावना अस्थिर होती है। ऐसा व्यक्ति खुद को सांसारिक सुख से दूर और एकांत में रखने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों में संतान सुख में दिक्कतें आती हैं। मांसपेशियों में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पीसीओडी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की समस्या होती है। स्वाधिष्ठान चक्र में संतुलन बनाए रखने के लिए व्यायाम, योग, प्राणायाम करते रहना चाहिए। देखिए, स्वाधिष्ठान चक्र पर धनु और मीन 2 राशियां मानी गई है। धनु और मीन राशि जो है ये स्वाधिष्ठान चक्र पर होती हैं, और यहाँ का देवता जो है, यहाँ का ग्रह जो है वो है बृहस्पति, और ये बृहस्पति यहाँ का ग्रह है धनु और मीन, और यहाँ का उच्च ग्रह जो है वो है शुक्र। आप तो खुद ही जानते होंगे कि शुक्र जो है किसी भी व्यक्ति के शरीर में कामोत्तेजना और जननांग का कारक ग्रह है, तो वो मीन राशि में जाते ही उच्च हो जाता है। इसीलिए धनु और मीन राशि स्वाधिष्ठान चक्र पर होती हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मीन राशि में जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है अगर वहाँ है तो इसका मतलब कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और अगर धनु राशि में बृहस्पति है तब भी आपका स्वाधिष्ठान चक्र बहुत अच्छा है। तो स्वाधिष्ठान चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति की नैतिकता से संसार प्रभावित होता है। और जानते हैं, अगर आप त्रिपुर सुंदरी की साधना करेंगे या कुंडलनी साधना करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पर 6 पंखुड़ियों वाला नीले रंग का कमल दल है, और इस पर भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान है। यही ध्यान किया जाता है, यही मंत्र जप किया जाता है स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए। लेकिन भूलिए मत एक बात को, 7 चक्रों में 6वां चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें जीव जब प्रवेश करता है तो काल उसको खत्म कर देता है।
चक्रव्यूह के 6वें द्वार पर अभिमन्यु मारा गया। स्वामी विवेकानंद जो एकदम ईश्वर के सानिध्य में थे, उनकी भी कम उम्र में शरीर त्यागने की स्थिति बनी। वो भी सिर्फ इस कारण से कि मिथुन राशि आज्ञा चक्र में प्रवेश करते ही भगवान शिव की फोटो तो आपने देखी होगी, चित्र तो देखा होगा, और चित्र में आपने देखा होगा उनके गले में एक नाग होता है और वो नाग यहाँ फन उठाए खड़ा रहता है। ये जगह कहाँ है भाई? ये आपके भौं के ठीक सामने है। इसका मतलब ये काल यहाँ क्या कर रहा है? जीव जब यहाँ पहुँचता है ना, तो इसको ये डस करके नीचे गिरा देता है, पतित कर देता है। तो आज्ञा चक्र किसका सधेगा? आज्ञा चक्र सिर्फ उसी का सध सकता है जिसका कोई योगी, कोई गुरु उसे विशुद्धि चक्र से उठा के सीधे सहस्रार में पहुंचा दे। आज्ञा चक्र में जाए ही ना, और आज्ञा चक्र में जाएगा तो मारा जाएगा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य 5 साल की उम्र में चारों वेदों का उन्होंने भाष्य लिख दिया। आज अगर सनातन धर्म जिंदा है तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की कृपा है। उन्हें भी 32 वर्ष की उम्र में हिमालय में जाके अपने शरीर को खत्म करना पड़ा। तो ये छठा चक्र जो है, ये बड़े बड़े देहधारियों को भी जीव शरीर त्याग करने पर विवश करता है। और छठा चक्र अगर जागृत हो जाए तो क्या होता है? तो ऐसे व्यक्ति को एक जगह बैठे बैठाए भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति त्रिलोकी के समस्त घटनाओं का आंखों देखा हाल बता सकता है। तो चलिए, अभी तो उसका नंबर नहीं आया है, जब आज्ञा चक्र का नंबर आएगा तब उस पर बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि स्वाधिष्ठान चक्र का जागृत होना आपके स्वस्थ और वयस्क जीवन का बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करने का संकेत है। चलिए, तो दूसरे चक्र को शरीर में कहाँ स्थित किया गया है, कैसा इसका असर होता है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। आगे बचे हुए चक्रों के बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र आपको देखना है, क्योंकि जो संकेत हमें शरीर के अंदर से मिलते हैं ये काफ़ी कुछ इस चक्र पर महत्वपूर्ण असर डालते हैं और असर भी रखते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से काल चक्र देखिए। फिलहाल बात मिथुन राशि की हम करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। अगर आपकी मिथुन राशि है तो घड़ी देखिएगा, ठीक 12:37 पर चंद्रमा आपके आमदनी के स्थान में मंगल के साथ पहुंच जाएगा और आपके साथ जो हीला हवाली हो रही है पेमेंट मिलने में, वो 12:37 के बाद आपको पेमेंट भी मिल जाएगा और अचानक आपके पास पैसा आएगा। कार्य क्षेत्र में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा इसलिए कि आपके 10वें भाव में इस समय जो स्थिति है चंद्रमा की, और उसके बाद में चंद्रमा की स्थिति हटेगी 12:37 के बाद, तो संघर्ष शुरू होगा। किसी करीबी से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। आज पूरा दिन आप आलस्य के वशीभूत हो सकते हैं, थकान महसूस होगी। सावधानी ये है, वाणी और क्रोध दोनों पर नियंत्रण रखिएगा। आज दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ कर लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या सावधानी रखनी है, कैसी रहेगी सेहत और व्यवसाय, देखिए। कर्क राशि का स्वामी अभी तो भाग्य भाव में है, लेकिन 12:37 पर ये आजीविका भाव में आ जाएगा मंगल के साथ। तो पंचमेश और लग्नेश की जब युति होगी तो निश्चित रूप से आपको बड़ा धन लाभ होगा, लेकिन ज़्यादा वाहवाही के चक्कर में फिजूल खर्ची से भी बचिएगा। कार्य में सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार विरोधी कोई काम करने की कोशिश मत करिएगा। आज अपने परिवार के साथ खड़े रहिए, खान पान का खास ध्यान रखिए। जहाँ तक सावधानी की बात है तो अपने मन के अंदर किसी तरह का नकारात्मक विचार न आने दें, और एक बात, तानाशाही न दिखाएं, अपना विचार दूसरों पर न थोपें। जरूरतमंद व्यक्ति को अगर कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा, कंबल की जरूरत है तो कंबल दान दे करके उसको भूल जाइए।
शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है काल चक्र में। हमारे शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं जो हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से जुड़े होते हैं। हर चक्र का शरीर पर अलग प्रभाव भी पड़ता है और इन चक्रों को बैलेंस करके हम किसी भी बीमारी, मानसिक परेशानी और मुश्किलों से पार पा सकते हैं। इस विषय पर आज खास चर्चा हम कर रहे हैं। पंडित जी ने आपको पहले सेगमेंट में 2 चक्रों के बारे में बताया है। चलिए बात करते हैं शरीर के तीसरे चक्र यानी कि मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र अगर बॉडी में बैलेंस या इनबैलेंस हो जाए तो व्यक्ति की लाइफ पर कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, कैसे इसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा, कैसे नेगेटिव आएगा, ये जान लेते हैं। पंडित जी, तीसरा चक्र जो होता है इसका कैसा प्रभाव आप शरीर पर देखते हैं कि अगर ये बैलेंस हो, इम्बैलेंस हो तो कैसे असर हम देखते हैं और संकेत क्या होते हैं इसके? देखो, मणिपूरक चक्र ये नाभि पर होता है। ये मानव शरीर का तीसरा चक्र होता है। इसे नाभि चक्र भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम जो है वो मणिपूरक चक्र ही है। यहाँ अग्नि तत्व की विशेषता है, क्योंकि जो मनुष्य के शरीर में जठराग्नि होती है वो जठराग्नि नाभि पर ही होती है। जो कुछ भी आप खाते पीते हैं वो जो डाइजेस्ट होता है वो उसी जठराग्नि के बदौलत आप खाना खाए और अगर आपको तुरंत उल्टी हो जाए तो आपकी उल्टी आप जो करेंगे वो गर्म हो जाएगी। मतलब 2 सेकंड में पेट के अंदर जाते ही वो गर्म हो जाती है। और आप सांस लेते हैं, फिर सांस को करके छोड़ के देखिए, गर्म हवा निकलेगी। मतलब इतना ऑटोमेटिक प्लांट है कि 1 सेकंड के अंदर गर्मी दे देता है। ये शरीर, ये ईश्वर की रचना। तो देखिए, मणिपूरक चक्र पर अग्नि तत्व का विचार किया जाता है। यह चक्र ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, आत्मविश्वास के लिए, निर्णय लेने की क्षमता के लिए बहुत ही उपयोगी है। मणिपूरक चक्र संतुलित हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता होती है। क्यों? ज्योतिष क्या कहता है इस पर? ज्योतिष ये कहता है मेष और वृश्चिक राशि मणिपूरक चक्र पर है। और आप जानते हैं कि मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है और सूर्य जब कुंडली में उच्च का होता है तो नेतृत्व की क्षमता देता है, आत्मबल और आत्मविश्वास देता है। और वृश्चिक राशि की बात करें तो चंद्रमा तो यहाँ नीच का होता है वृश्चिक का, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि का हो गया तब ऐसे व्यक्ति का डाइजेशन प्रभावित होता है, इसलिए उसकी जो जठराग्नि होती है मंद पड़ जाती है। एक चीज़ यहाँ पर और है, आपने अगर गौर न किया हो तो गौर करिए, वो है समान वायु। समान वायु मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm 1 मिलीमीटर के बराबर एक झिल्ली में होती है, नाभि के नीचे होती है, जो हमारे पूरे शरीर के टेम्परेचर को 98.6 पर 98.7 पर मेंटेन करती है। चाहे जीभ के नीचे थर्मामीटर लगाइए, चाहे हाथ के नीचे थर्मामीटर लगाइए, चाहे पैर में लगाइए, हर जगह का रिजल्ट 98.6 98.7 ही आएगा। ऐसा कौन सा प्लांट है जो इस पूरे शरीर में 6 फीट के शरीर में और एक जैसी वायु को मेंटेन करता है? जब आप सोचेंगे ना तब ईश्वर की कृति पर आप आश्चर्यचकित होंगे। और जब जरा सा हाथ पैर ठंडा होने लगता है तो लोग उसके जीवन की आशा छोड़ देते हैं। और जब ये ज़्यादा गर्म होने लगता है, बुखार, अरे 102 डिग्री बुखार हो गया, 103 डिग्री हो गया, क्या होता है? यही जो समान वायु है, यही जब गड़बड़ होती है तो ज्वर होता है, और यही गड़बड़ होती है तो हाथ पैर ठंडे होते हैं, जीवन समाप्त होता है। इसको समान वायु का भी स्थान कहा जाता है। इसलिए मणिपूरक चक्र अगर ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो तो व्यक्ति ऊर्जावान होता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है। मणिपूरक चक्र असामान्य रूप से सक्रिय हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी, व्यक्ति डरने लगेगा, असफल होने के डर से फैसला नहीं ले पाएगा। इस स्थिति में पाचन खराब होगा। मैंने बताया ना कि जब आपकी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होगी तो आपका डाइजेशन खराब होगा।
डायबिटीज का रोग, अल्सर, थकान, डर, आक्रामक व्यवहार जैसी समस्या, ये सब व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। मणिपूरक चक्र को संतुलित करने के लिए आपको सूर्य की रोशनी में जरूर बैठना या सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए और अपने नाभि पर 10 दल कमल की पंखुड़ियों पर भगवान श्री हरि विष्णु को बैठे हुए देखना चाहिए और इसी को ध्यान करना चाहिए। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कोई मेरे दर्शक कुंडलिनी जागरण का प्रयास मत करिएगा बिना किसी सक्षम गुरु के, क्योंकि अगर कुंडलिनी को आपने आवाहन किया चल तो देगी वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो चलने के लिए आतुर और व्याकुल रहती है। लेकिन अगर वो सुषुम्ना में न जाकर ईड़ा पिंगला में घुस गई तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकते हैं, जिसका मेडिकल साइंस में अभी तक कोई इलाज नहीं बना है। ऐसे पागलपन का कोई इलाज नहीं है। इसलिए विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग कुंडलिनी जागरण का प्रयास स्वतः से मत करिएगा। मुझे बहुत ढेर सारी जानकारी इस विषय की है। त्रिपुर सुंदरी की साधना को मैंने सांगोपांग पढ़ा है, लेकिन आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुंडलिनी जागरण पर काम करूं, जबकि मुझे विश्वास है कि अगर मैं करूं तो 1 घंटे में ही हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। लेकिन नहीं करता हूं, क्योंकि अगर कुंडलिनी फंस गई ईड़ा पिंगला में तो ये जो ज्योतिष कर रहा हूं इसकी जगह पे सड़क पे कागज बीनना पड़ेगा पागलों की तरह। इसलिए इस डर को मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं। हाँ, कोई सक्षम गुरु हो जिसकी कुंडलिनी जागृत हो, वो आपको अपने सामने बैठा करके शक्तिपात करके आपके सुषुम्ना का प्रवाह शुरू करके आपको कुंडलिनी जागृत करवा सकता है। तो इसलिए बिना किसी निर्देशन में ये काम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें जिसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। बात सिंह राशि की करेंगे, कैसा रहेगा पूरा दिन देखिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर तो यही कह रहा है कि आपके केंद्र में इस समय केतु और राहु विराजमान है। प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर कोई काम करेंगे तो इसमें आपके पैसे का नुकसान हो जाएगा। कारोबार में बड़ी सफलता मिल सकती है, समाज में सम्मान बढ़ेगा, परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। आज आपके कमर या पेट में तकलीफ की संभावना है अगर आप महिला हैं तो, और जल से दुर्घटना का भी योग बना हुआ है, सतर्क रहिएगा। आज बिल्कुल कोई तामसी भोजन बिल्कुल ना करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात करते हैं चौथे चक्र यानी कि अनाहत चक्र के। इस चक्र का हमारे शरीर और जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, चौथे चक्र के बारे में बताइए कि जो अनाहत चक्र है ये हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है, कैसा इसका असर होता है हमारे शरीर पर। इसको कहते हैं हृदय चक्र। अनाहत चक्र को कहते हैं हृदय चक्र। जब ये चक्र जागृत हो जाता है ना, तो व्यक्ति का रुतबा पूरे समाज पर हो जाता है। उसकी एक एक बात को मानने के लिए दुनिया मजबूर हो जाती है। ये एक तो हृदय पर, हार्ट पर है, और दूसरे यहाँ मध्य पर है। ये दोनों का कनेक्शन एक ही से है। इसको अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र का रंग हरा होता है। इस चक्र के संतुलित होते ही मनुष्य की कामनाएं जल्दी जल्दी पूरी हो जाती हैं। अनाहत चक्र संतुलित हो तो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत आसानी से दूसरों को क्षमा कर देता है। अनाहत चक्र जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो तो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता है, शर्तों पर प्यार करता है, हावी होने की कोशिश करता है। अनाहत चक्र असामान्य रूप से सक्रिय हो तो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर पाता है। जिन लोगों का अनाहत चक्र असंतुलित हो उनकी पल्स रेट असंतुलित हो जाती है, उच्च या निम्न रक्तचाप हो जाता है, फेफड़ा या स्तन में तकलीफ हो जाती है, एलर्जी, बुखार, टीबी का रोग हो जाता है। रात को सोने से पहले ध्यान करने से अनाहत चक्र संतुलित हो सकता है। देखिए, इस पर बोलने के लिए मेरे पास कम से कम 10 घंटे का समय है इसकी गंभीरता को बताने के लिए, लेकिन कार्यक्रम की अपनी एक मर्यादा है और ये 1 घंटे का कार्यक्रम है और सब कुछ बताना भी है। इसलिए बहुत से डिटेल ऐसे हैं जो मैं चाह करके भी नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप आँख बंद करके और यहाँ अपने हृदय पर कमल के फूल पर बैठी हुई महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्रीम 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 इस मंत्र का 24 मिनट जप करें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ
6 महीने के अंदर आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं करते होंगे। सिर्फ करके देखिए, सुबह शाम दोनों समय। कितना? सिर्फ 24 मिनट। हाँ, अनाहत चक्र पर 2 राशियां होती हैं, वृषभ और तुला राशि। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, इसीलिए घबराहट नहीं होती, जिसका अनाहत जागृत होता है। और तुला राशि में शनि उच्च का है। अगर शनि वहाँ रहे तो आदमी को सीने में जलन की महसूस नहीं होती, लेकिन अगर सूर्य वहाँ बैठ जाए तो नीच राशि में हो जाएगा। ऐसे आदमी को सीने में जलन, एसिडिटी का गिरना और बहुत बेचैनी महसूस होती है। चलिए, तो ये तो बात हुई चौथे चक्र के बारे में। कन्या राशि का आज का राशि फल क्या कहता है? कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, ये जान लेते हैं। देखिए, आपको बताऊंगा कि कन्या राशि अगर आपकी है तो आपके धन भाव का स्वामी शुक्र है और आपके आमदनी भाव का स्वामी चंद्रमा है। बहुत थोड़ी देर में 12:37 पर शुक्र और चंद्रमा का संबंध 6वां होने वाला है। अर्थात आज आप रिश्तेदारों को से पैसे के लेन देन को लेकर के कोई विवाद कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 10वें भाव का स्वामी बुध शुक्र से और चंद्रमा से पंचम नवम की स्थिति में है, शुक्र से तो द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। तो अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। साथ काम करने वाले लोग आपका सहयोग कर सकते हैं। परिवार के साथ मांगलिक कार्यों में आपका हिस्सा है। आज सेहत का आप ध्यान रखिएगा, योग करिएगा और अपने मन की सुनिएगा और उलझन में ना रहिएगा। पंछियों को 7 तरह का अनाज मिला करके खिलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं 5वें चक्र यानी कि विशुद्ध चक्र की। ये चक्र बॉडी में कहाँ होता है, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, कहाँ स्थित होता है ये चक्र और किस तरह का असर होता है इसका? देखो, अब विशुद्धि चक्र की बात आ गई ना। विशुद्धि चक्र माने वॉइस बॉक्स। ये जो हमारा कंठ है ना, जहाँ से खाने की नली और श्वास की नली दोनों अलग होती हैं, उसी को कहते हैं विशुद्धि चक्र। ये विशुद्धि चक्र है। यहाँ विशुद्धि चक्र पर मिथुन और कन्या 2 राशियां हैं और यहाँ का स्थानीय ग्रह है बुध और यहाँ का नीच ग्रह है शुक्र और यहाँ का उच्च ग्रह है बुध। तो ऐसे में जिन लोगों का विशुद्धि चक्र जागृत होता है उन लोगों की वाणी से पूरी दुनिया मोहित होती है। इस चक्र का रंग नीला होता है और इस चक्र का मुख्य उद्देश्य आत्मा से जुड़े रहना है। विशुद्धि चक्र संतुलित हो जाए तो व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, या ये कहिए कि इंद्रियां मन के अधीन हो जाती हैं, मन बुद्धि के अधीन हो जाता है, बुद्धि विवेक के अधीन हो जाता है, जीवन सध जाता है। विशुद्धि चक्र जरूरत से ज़्यादा जागृत या सक्रिय होगा तो ऐसा व्यक्ति जोर जोर से बोलता है, दूसरों की बात कम सुनता है। विशुद्धि चक्र असामान्य रूप से सक्रिय हो तो व्यक्ति बहुत डर डर कर बोलता है। विशुद्धि चक्र असंतुलित हो तो गले में दर्द होता है। विशुद्धि चक्र असंतुलित हो तो व्यक्ति हकलाता है। विशुद्धि चक्र कानों में रोग और थायराइड जैसी बीमारी को देता है। दांत और मसूड़ों में तकलीफ देता है। गले में कैंसर की शिकायत देता है। विशुद्धि चक्र अगर संतुलित हो तो संगीत सुनिए और कलात्मक गतिविधियों में रुचि दिखाइए। वैसे अगर किसी का बुध अपनी उच्च राशि में कन्या राशि में हो तो वो अच्छा गायक हो सकता है, लेकिन अगर शुक्र आकर के कन्या राशि में बैठ जाए किसी की कुंडली में तो आदमी जब एक आवाज़ निकालेगा सुर ताल ना, तो सुनने वाले सब भाग जाएंगे। तो इसलिए ये विशुद्धि चक्र जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण चक्र है और यहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। लेकिन अब डेंजर इसके आगे वाला चक्र का है, वहाँ पहुँचना किसी के बस की बात नहीं हो सकती। चलिए, अब बात तुला राशि वालों की करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, देखिए। देखिए, बताना चाहूँगा आर्थिक स्थिति, तुला राशि के जातकों की जो आर्थिक स्थिति है वो तो बचत करने की अगर कोशिश करें तो अच्छी हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन परिवार में किसी से वाद विवाद की संभावना न हो ये भी ध्यान रखिएगा। खान पान का आज विशेष ध्यान रखिएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना और पानी और मिले हुए शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। आज शहद का सेवन पानी में डालकर करें।
शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे छठवें चक्र की, यानी कि आज्ञा चक्र की। पंडित जी बताइए कि ये चक्र अगर संतुलित हो तो क्या असर देखने के लिए मिलता है, और अगर शरीर में असंतुलित हो जाए तो कैसे प्रभाव देगा? ये चक्र संतुलित हो तो ऐसा व्यक्ति त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान को एकदम आंखों से देखने वाला होता है। आज्ञा चक्र जिसका जागृत हो उसको भूत भविष्य वर्तमान, देवता से लेकर के चींटी तक सब दिखाई देते हैं। आज्ञा चक्र छठा चक्र है जो दोनों भवों के बीच स्थित होता है। जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, उसी का नाम आज्ञा चक्र है। जहां भगवान शिव की तीसरी आंख है वही आज्ञा चक्र है। इस चक्र का रंग गहरा नीला होता है। इस चक्र के आध्यात्मिक जागरूकता, आध्यात्मिक चिंतन और स्पष्ट विचार की प्राप्ति होती है इसके एक्टिवेट होने से। आज्ञा चक्र जागृत होने से व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है, उसके ज्ञान की सीमा बढ़ जाती है। आज्ञा चक्र जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति कम हो जाती है और वो वास्तविकता से दूर हो जाता है। आज्ञा चक्र असामान्य रूप से सक्रिय हो तो व्यक्ति को किसी भी परेशानी से निकलने में काफ़ी मुश्किल होती है। ज्योतिष में कैसे जानोगे कि ये आपका चक्र कैसा है? सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ हैं तो इसका मतलब कि आज्ञा चक्र आपका असंतुलित है, और सूर्य अपनी राशि में, चंद्रमा अपनी राशि में, तो इसका मतलब आपका आज्ञा चक्र बहुत अच्छा है। अगर सूर्य चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा सूर्य की राशि में, 101% आपका आज्ञा चक्र बाई बर्थ, जन्म से जागृत है और आपको सारी भूत भविष्य वर्तमान की चीज़ें ऐसे आँखों से दिखाई देंगी। आज्ञा चक्र असंतुलित हो तो सिर दर्द, साइनस, आँखों में कमजोरी, स्वभाव में गुस्सा, जिद, ये सब बढ़ जाता है। ऐसे लोग दूसरों के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसा प्रायः अमावस्या के दिन पैदा हुए लोगों के अंदर माना जाता है कि ये सारे बुराई के विचार जो है अमावस्या तिथि में पैदा होने वाले, और कम से कम अमावस्या जब 1 घंटे 2 घंटे बाकी रह जाए तब पैदा होने वाले व्यक्तियों के जीवन में ये होता है। तो आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए मन शांत रखना चाहिए, सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना चाहिए, तब ये आज्ञा चक्र जागृत हो सकता है। वैसे भगवान शिव का मणिधर आज्ञा चक्र पर ही रहता है, और जब जीव आज्ञा चक्र से ऊपर उठना चाहता है तो उसे ये समाप्त कर देता है और सहस्रार तक नहीं पहुंचने देता है। चलिए बात वृश्चिक राशि वालों की, कैसा रहेगा पूरा दिन देखिए। तो वृश्चिक राशि की स्थिति यह है कि केतु की स्थिति और पराक्रम के स्थान में बुध, बृहस्पति, शनि, सूर्य का होना इस बात का संकेत है कि निवेश के अवसर तो आपको मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में गंभीरता से फैसला लीजिएगा। परिवार वालों के साथ बेवजह झगड़ा हो सकता है। अधूरी नींद आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। विरोधियों से संभल कर रहिए। गाय को गुड़ खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, सब बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल, देखिए। चलिए धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा होगा। ऊंचे अधिकारियों से ना उलझें, काम पर ध्यान दें। घर में किसी से मनमुटाव हो सकता है, तो भाई तनाव लेने से पूरा बचिए, वरना सेहत बिगड़ेगी। कोई ज़रूरी चीज़ आज आपसे खो सकती है, इसलिए अपने सामानों के प्रति सतर्क रहें। खंडित मूर्तियों को घर में बिल्कुल ना रखें। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए केसरिया। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए आज क्या सावधानी बहुत जरूरी होगी? क्या आज उनका भाग्य मजबूत रहेगा? देखिए।
मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति आपकी नई वस्तुएं खरीदने पर धन को खर्च कराएगा। कारोबार में कोई बड़ी डील हो सकती है। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से भी विवाद हो सकता है। अपने मन में नेगेटिव विचार ना आने दें। किसी से गलत ना बोलें। केसर का तिलक लगाएं अपने माथे पर। और आपके लिए शुभ अंक 6 है, शुभ रंग लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनका आज भाग्य कितना मजबूत रहेगा, देखिए। कुंभ राशि के बारे में तो यह है कि आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन कमाने के लिए अवसर भी मिलेगा। नया काम शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक रिश्तों की बात है तो परिवार वाले और दोस्त ये हो सकता है कि आज आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक ना रखें। शारीरिक और मानसिक रूप से आप मजबूत रहने की कोशिश करें। रिश्तों का खास ख्याल रखें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शरीर का 7वां चक्र बॉडी में कहाँ होता है? ये चक्र कैसे आपके फ्यूचर पर असर डालता है, पर्सनालिटी और हेल्थ पर प्रभाव रखता है, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ ही आपको बताएंगे कि मीन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के उस 7वें चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र की। इस चक्र में बैलेंस और इम्बैलेंस होने की वजह से लाइफ पर क्या असर पड़ता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी 7वें चक्र के बारे में बताएं। 7वां चक्र सर के ऊपर होता है। इसको सहस्रार कहते हैं। कल्पना ये की जाती है कि लाखों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है। शक्ति के साधक ध्यान देते हैं कि वहाँ पर पीले परिवेश में आदिशक्ति विराजमान है। ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग ध्यान करते हैं कि वहाँ पर भगवान शिव समाधि की अवस्था में विराजमान है। और दूसरी साधना करने वाले लोग अपने गुरु का ध्यान करते हैं कि सहस्रार कमल पर हमारे गुरुदेव विराजमान हैं। इस तरह से 3 प्रकार के थाट ले करके लोग अपने इस चक्र को जागृत करते हैं। और इस चक्र के जागरण के बाद जो अदृश्य सत्ता है, जिसे हम भगवान कहते हैं, उसका साक्षात्कार होने में बिल्कुल भी विलंब नहीं होता है। मनुष्य अपने इन्हीं आँखों से उस ईश्वर का दर्शन कर सकता है और आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा सकता है। इस 7वें चक्र को क्राउन चक्र भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति का सहस्रार चक्र संतुलित होता है वो आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है। जब सहस्रार चक्र जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अतीत और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो ऐसे व्यक्ति स्वार्थी हो जाते हैं और उसमें सूझबूझ की कमी हो जाती है। सहस्रार चक्र असंतुलित होने पर सिरदर्द, डिप्रेशन, मनोभ्रंश, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, अल्जाइमर, पार्किंस, मिर्गी जैसे रोग हो सकते हैं। सहस्रार चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करना पड़ता है, क्योंकि मूलाधार से होते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है। सनातन धर्म में होता है सहस्रार से मूलाधार में पहुंचा जाता है। मतलब यहाँ से कुंडलनी को खींच करके आज्ञा चक्र पर लाए कोई डेंजर नहीं, विशुद्धि पे लाए कोई खतरा नहीं। मणिपूरक और आज्ञा चक्र पर होते हुए हृदय चक्र पर, मणिपूरक पर, स्वाधिष्ठान पर और मूलाधार में ले जाके छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे से कुंडलनी को उठाया और उसने गड़बड़ कर दिया मूलाधार में तो सर्वस्व नष्ट हो जाता है। देखिए, आप राम कहिए, ओम कहिए, राम ओम, तो आपका पेट फूलेगा। लेकिन आप ज़रा एक बार कहिए अल्लाह, तो देखिए आपका पेट पीछे की तरफ जाएगा और पेट आपका पिचकेगा। तो हम करते हैं कुंडलनी को ऊपर से आवाहन नीचे आने के लिए, क्योंकि पेट राम और ओम में फूलता है, माने शक्ति नीचे आती है। और वो करते हैं कुंडलनी जागरण का प्रयास ऊपर, इसलिए कि उनकी साधना यही है। तो दोनों का लक्ष्य कुंडलनी को जागृत करना है। दोनों ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, साधना वही है। रूप बदले हुए हैं, नाम बदला हुआ है। साधना सबकी अंतिम समय में कुंडलनी जागरण की ही साधना है, शक्ति साधन की ही साधना है, सबके लिए यही है।
चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं कि उनका भाग्य आज कितना साथ देगा। देखिए, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, विरोधी आप पर हावी रहेंगे, परिवार के साथ मनमुटाव हो सकता है, किसी बात को लेकर तनाव में रहेंगे, वाणी पर संयम रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, पीपल का छोटा पौधा किसी पार्क में लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आज हमने बात की कि कैसे हमारे शरीर में स्थित ये 7 चक्र हम पर सीधा असर डालते हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय बहुत पसंद आया होगा आपको। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। साथ ही आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।